विश्व के नक्शे को और संबंधित देशों की भौगोलिक स्थिति को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अंत जो शब्द है इस विषय का, दो ध्रुवीयता के अंत में जो अंत लिखा हुआ है, इस अंत की गाथा समझने के लिए हमें पूर्व में जाना होगा। पूर्व में कहाँ तक? तो हम शुरुआत करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व, यहाँ ये कहना मुनासिब होगा कि थोड़ी जानकारी हम प्रथम विश्व युद्ध की ले लें इस रूप में कि पहला विश्व युद्ध जो है वह 1918 में समाप्त हुआ। और पहले विश्व युद्ध को यदि हम उसको दूसरे विश्व युद्ध से तुलना करें तो हम समझ जाएंगे कि पहला विश्व युद्ध एक मायने में विश्व युद्ध नहीं था, अर्थात इतना विस्तारित, इतना फैला हुआ युद्ध नहीं था जैसा कि दूसरा विश्व युद्ध था। फिर आखिर पहला विश्व युद्ध क्यों कहलाया? सवाल ये आता है कि यदि वह इतना बड़ा नहीं था जितने पूरी दुनिया में लड़ाई लड़ी हो, पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ हुई हों उस समय, तो फिर विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? ये युद्ध कुछ ही क्षेत्र में हुआ, लेकिन इससे पहले जितने युद्ध हुए 500-1000 सालों में, उनकी तुलना में बहुत बड़ा था। उसकी तुलना में कई देशों को इस युद्ध में शामिल होने में के लिए विवश होना पड़ा। कई देश इस युद्ध में भाग लिए, इसलिए यह प्रथम विश्व युद्ध कहलाया। इसलिए नहीं कि वह वास्तव में विश्व के सभी देशों को प्रभावित किया, बल्कि इसलिए कि इस विश्व युद्ध से पूर्व के होने वाले युद्धों की तुलना में यह बहुत विशाल था। तो इस प्रकार 1918 में विश्व युद्ध पहला समाप्त होता है और उसके बाद स्थितियां बदलती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, जिसका श्रेय कहना चाहिए या जिसके लिए हिटलर को जिम्मेदार बताया गया। हिटलर जर्मनी का नेता था, जर्मनी का चांसलर था, जर्मनी का मुखिया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार माना जाता है। स्थितियां ऐसी बनी कि द्वितीय विश्व युद्ध करीब 6 वर्षों तक चला, 1939 से 1945 तक। और इन 6 वर्षों में दुनिया के देश लगभग 2 गुटों में बट गए। एक गुट जो हिटलर का समर्थन करता था और उसके पक्ष में युद्ध में शामिल हुआ, और दूसरा गुट जो हिटलर के खिलाफ था। तो इस प्रकार हिटलर बनाम उसकी खिलाफत, इस तरह 2 गुटों में देश बटा। हिटलर के पक्ष में आने वाले देशों में मुख्य देश था हिटलर का स्वयं का देश जर्मनी। उसे देखें कहाँ है, उसी के पास स्थित है इटली। उसी से नीचे बहुत छोटा देश है जो संभवतः पीले रंग में यहाँ पर है, वह इटली, बहुत छोटा देश। इटली की राजधानी रोम और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। इसके साथ तीसरा देश जो था वह था जापान। ये 3 राष्ट्र एक तरफ, और इनके खिलाफ इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और अन्य देश। अधिकतर लोगों ने इंग्लैंड, फ्रांस का साथ दिया इन 3 देशों के खिलाफ। मैं पुनः दोहरा दूं, 3 देश कौन थे जो एक तरफ थे? जर्मनी, जिसका नेता हिटलर था, इटली, जिसका नेता मुसोलिनी था, और जापान, जिसका नेता वहाँ का राजा था। तो इस प्रकार ये 3 देश एक तरफ और संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, फ्रांस एक तरफ। मैं पुनः दोहरा दूं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक तरफ थे, दोनों मित्र राष्ट्र थे
इस प्रकार इन दो गुटों के बीच में विभिन्न कारणों से युद्ध हुआ और युद्ध का जो मुख्य मैदान था, मुख्य क्षेत्र था, जहां अधिकतम लड़ाइयां लड़ी गईं, वह था पश्चिमी यूरोप का वह क्षेत्र जहां पर इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और सोवियत संघ की सीमा, पश्चिमी सीमा, ये द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य युद्ध स्थल रहा। साथ ही अफ्रीका के देशों में भी बहुत लड़ाइयाँ हुई, क्योंकि अफ्रीका के जो विभिन्न देश थे वे इन देशों के किसी न किसी तरीके से उनके उपनिवेश थे। तो यदि इंग्लैंड लड़ाई में गया तो इंग्लैंड के जो उपनिवेश थे वे भी लड़ाई में शामिल होने के लिए विवश हुए। फ्रांस लड़ाई में शामिल हुआ तो फ्रांस के उपनिवेश भी युद्ध में शामिल होने में विवश हुए, आदि आदि। तो अफ्रीका के क्षेत्र में जो युद्ध हुए उसको हम एक तरफ रखें और ध्यान देवें कि पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका ये युद्ध के मुख्य क्षेत्र थे। 1939 से 1945 तक लड़ाई हुई। ये जो लड़ाई थी, ये जो युद्ध था, इसमें अधिकतर देशों ने भाग लिया। भारत ने भाग लिया क्या? ये सोचने वाली बात है। क्या भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा था? हाँ, भारत ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। क्योंकि भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को भारी संख्या में युद्ध में उतारा अफ्रीका में। तो ये तो एक तरीका हो गया जानने का कि भारत कैसे विश्व युद्ध में शामिल हुआ, अंग्रेजों के कारण और अंग्रेजों के पक्ष में। दूसरी ओर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान की मदद से, जर्मनी की मदद से उन्होंने इंग्लैंड की फौज को चैलेंज किया। उन्होंने भारत में आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। उसका मकसद था अंग्रेजी फौज को भारत से निकालना, अंग्रेजों को निकालना। तो इस प्रकार भारत के कुछ लोग जर्मनी, जापान और इटली के साथ युद्ध में शामिल हुए, जबकि इंग्लैंड का उपनिवेश होने के नाते अधिकतर भारत इंग्लैंड के साथ युद्ध में शामिल हुआ। तो भारत भी शामिल था, ये हमें समझना जरूरी है। ये जो लड़ाई थी एक तरीके से लोकतंत्र बनाम तानाशाही की लड़ाई हुई, क्योंकि हिटलर जो था वह तानाशाह था। इटली का जो मुखिया था मुसोलिनी, वह भी तानाशाह था। और जबकि अन्य देश, चाहे वो फ्रांस हो, इंग्लैंड हो या संयुक्त राज्य अमेरिका हो, ये तानाशाह तो नहीं थे, यहाँ पे लोकतंत्र था। इनके गुट का एक राष्ट्र सोवियत संघ, वहाँ पर भी एक तरीके से तानाशाही थी, लेकिन वह अमेरिका के साथ थे। सोवियत संघ अमेरिका के साथ था और इस प्रकार, क्योंकि सोवियत संघ की लड़ाई जर्मनी से थी। माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा मित्र होता है। ये एक राजनीति का बहुत बड़ा उसूल है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा मित्र। और यही यहाँ पर हुआ, क्योंकि सोवियत संघ की लड़ाई जर्मनी से थी, संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मनी का दुश्मन था, तो सोवियत संघ ने अमेरिका के साथ मित्रता की और इस प्रकार ये देश एक तरफ हुए। तो लोकतंत्र बनाम तानाशाही का रूप इस युद्ध को दिया गया और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उसके साथ इन तानाशाहों का अंत हुआ, लोकतंत्र जीता और उसके बाद दुनिया के बहुत से देश स्वतंत्र हुए। अब जो हम बात कर रहे हैं कि विश्व कैसा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया कैसी थी, तो उस पर ये आपको समझना होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद की दुनिया में लोकतंत्र की बयार बह रही थी, तानाशाही समाप्त प्राय थी, पहली बात। दूसरी बात,
दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी जो है उसको तोड़ दिया गया कई भागों में, 4 भागों में। 4 भागों में उसे बांट दिया गया। 1/4 भाग इंग्लैंड के कब्जे में, 1/4 भाग फ्रांस के कब्जे में, 1/4 भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के कब्जे में और 1/4 सोवियत संघ के कब्जे में। ऐसा हुआ। तीसरी बात, इस लड़ाई में जो पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है जिसमें मुख्य युद्ध लड़े गए, वह क्षेत्र तहस नहस हो गया। इंग्लैंड फ्रांस युद्ध में विजयी तो हुए, लेकिन संभवतः वे भी इतने घायल हो चुके थे जितना कि जर्मनी और इंग्लैंड। वे भी उतने ही नष्ट हो चुके थे जितना कि जर्मनी और इंग्लैंड। दूसरे शब्दों में, विजयी होने के बाद भी ये देश खूना खून थे। यहाँ की जनता युद्ध से बहुत त्रस्त हो चुकी थी, यद्यपि वे विजयी हुए थे। ऐसा होता है ना, यदि हम बॉक्सिंग के बारे में सोचें तो 2 बॉक्सर हैं जो बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग में आते हैं, एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, खूब चोट पहुंचाते हैं, घायल करते हैं, दोनों खूना खून हो जाते हैं और बॉक्सिंग होती रहती है। और ऐसा हुआ कि उनमें से एक व्यक्ति, दोनों गिरे, अंत में दोनों ही खूना खून होकर ज़मीन में गिर गए, लेकिन जो 10 सेकंड बाद गिरा वह तो विजेता कहलाया। गिरा वो भी है, लेकिन विजेता तो बना। तो यही स्थिति इंग्लैंड फ्रांस की थी और उस देशों की थी जो पश्चिमी यूरोप में स्थित हैं, जहां युद्ध मुख्य रूप से लड़ा गया। दूसरे शब्दों में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद के विश्व की यदि हम चर्चा करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी स्थिति वैसी ही बनाए रखने में सफल हो सका जो विश्व युद्ध के पहले की थी। आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। बल्कि हम कहेंगे कि द्वितीय विश्व के बाद अमेरिका की सफलता ने उसकी ताकत में 4 चांद लगा दिया और वो और दुनिया की नज़रों में और ज़्यादा प्रभावशाली देश बन गया। तो अमेरिका विश्व युद्ध के पहले प्रथम स्थान पे था अपनी ताकत में, अपने समृद्धि में, अपने सामर्थ्य में, अपनी उन्नति में, विज्ञान आदि में। वह अभी भी विश्व युद्ध के बाद भी प्रथम स्थान बनाए रख सका, उसका स्थान अक्षुण्ण रहा। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड आता था विश्व युद्ध के पहले, फिर फ्रांस आते था, फिर जर्मनी था और सोवियत संघ उसके नीचे था। पर विश्व युद्ध के बाद स्थिति थोड़ी बदल गई। क्या हुआ? आपको मैंने बारंबार कहा है कि पश्चिमी यूरोप में जहां इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी स्थित हैं, इटली स्थित हैं, वह क्षेत्र विश्व युद्ध का मुख्य सीन था। ये देश सबसे ज़्यादा घायल हुए, सबसे ज़्यादा विश्व युद्ध में नुकसान इन देशों को हुआ। यहाँ तबाही मच गई, पूरा देश खंडहर बन गया, पूरा पश्चिमी यूरोप खंडहर बन गया। परिणाम क्या हुआ कि यदि विश्व की ताकत की बात करें, देशों की ताकत, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि की जो ताकत थी वो बहुत कमज़ोर हो गई, क्षीण हो गई। विश्व में जो उनका जज्बा था, रुतबा था, वह बहुत नीचे आ गया। और फ्रांस, जर्मनी आदि तो इंग्लैंड, ये तो विवश भी हो गए थे अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने के लिए। भारत भी उसी दौरान स्वतंत्र हुआ। 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और उसी दौरान अन्य 100 देश भी लगभग स्वतंत्र हुए। 1946-47 से लेकर 1952-53 के बीच में लगभग 100 देश स्वतंत्र हुए जो कभी इन देशों के उपनिवेश थे। स्वाभाविक रूप से ये देश अत्यधिक कमज़ोर हो गया। कौन से देश? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि जो पश्चिमी यूरोप में स्थित हैं, बहुत कमज़ोर हो गया। ये कमज़ोर हुए, इसका फ़ायदा मिला सोवियत संघ को। सोवियत संघ इसकी पश्चिमी सीमा पर काफ़ी लड़ाई हुई,
मॉस्को तक, स्टालिनग्राड तक जर्मनी की सेना घुस चली थी। नक्शे में आप देखिए इन जगहों को, स्टालिनग्राड, मॉस्को, यहाँ पे जर्मनी की फौजें घुस चली थी, लेकिन और उन्होंने काफ़ी तबाही भी मचाई। लेकिन सोवियत संघ इतना विशाल देश है, जैसा नक्शे में दिख रहा है, कि यह तबाही को वह जज्ब कर गया, सहन कर गया, और उसे उसके स्वयं के भंडार, संसाधनों का भंडार, चाहे तेल का हो, चाहे गैस का हो, या अन्य भंडार जो हों, खनिज भंडार, वे इतने ज़्यादा हैं, इतने प्रचुर हैं, इतने भारी विशाल मात्रा में हैं कि इस नुकसान को, युद्ध से होने वाले नुकसान को वह झेल गया आराम से। इन दो कारणों से सोवियत संघ, जो विश्व युद्ध के पहले 5वें, 6वें, 7वें स्थान पर था दुनिया में ताकत के रूप में, वह अब दूसरे स्थान पर आ गया। पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा स्थान सोवियत संघ। दो कारणों से, मैं पुनः दोहरा दूं जल्दी। पहला कारण सोवियत संघ का दूसरे नंबर पर आने का, कि जो पहले देश दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे थे, वो बहुत बुरी तरह तहस नहस हो गए थे। दूसरा कारण सोवियत संघ स्वयं तहस नहस तो हुआ, पर अपनी विशालता के कारण, अपने भौगोलिक संसाधनों के कारण वह इस युद्ध की भयावहता को थोड़ा आराम से जज्ब कर गया और उसका स्थान नंबर 2 हो गया। दूसरे शब्दों में, दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद के विश्व की यदि हम चर्चा करें, तुरंत के बाद की विश्व की, तो पहला स्थान अमेरिका का विश्व की ताकत के रूप में, दूसरा स्थान सोवियत संघ का, और फिर बाकी देश नीचे। हमारा जो ये अध्याय है, ये इन्हीं दो देशों के बीच की घटनाओं का विवरण है। सोवियत संघ, यूएसएसआर, और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तीसरा बिंदु जो अंत की कहानी को समझने के लिए आवश्यक है, वह है सोवियत संघ का स्वयं का उद्भव, एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में सोवियत संघ का उद्भव। इसके लिए हमें थोड़ा सा और पीछे जाना होगा। प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ। उसी दौरान, यानी 1917 में, सोवियत संघ में क्रांति हुई, सोवियत संघ में सत्ता पलट हुई, और वहाँ के जो राजा थे, ज़ार, CZAR, वो ज़ार को पदच्युत किया गया, गद्दी से हटाया गया, और एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और साम्यवाद आया। साम्यवाद क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी इतना जान लें कि एक नई विचारधारा वहाँ आई, राजा की सत्ता खत्म हुई, एक पार्टी का शासन आया जिसे कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन, जिनके बारे में आगे फिर हम बोलेंगे, जानेंगे। तो आपको ये जानना है कि 1917 में सोवियत संघ का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ, जब ज़ार निकोलस को गद्दी से हटाया गया और कम्युनिस्ट पार्टी आई, लेनिन ने सत्ता संभाली। वहाँ से आधुनिक सोवियत संघ की शुरुआत मानी जाती है। 17 से 45, ये जो 28 वर्ष हैं, इन 28 वर्षों में सोवियत संघ, जो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था, ज़ार की सत्ता में, ज़ार के काल में अत्यधिक पिछड़े देशों में गिना जाता था, इन 28 वर्षों में उसने बहुत तीव्र प्रगति की, क्योंकि उनके यहाँ साम्यवाद था, और साम्यवाद में योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने आर्थिक, कृषि और राजनीतिक मामलों को आगे बढ़ाया। उसमें दिन ब दिन बहुत तीव्रता से प्रगति की, और इन्हीं वर्षों में उन्होंने रेल मार्ग, सड़क मार्ग आदि से पूरे सोवियत संघ को पाट दिया, जो उनके तीव्र विकास का कारण बना। क्योंकि यदि आवागमन सरल है, यदि कम्युनिकेशन हो रहा है, यदि संचार माध्यम अच्छे हैं, तो यह देश को बांध कर रखता है और
एक जगह का सामान दूसरे जगह लाने ले जाने में, एक जगह का संसाधन दूसरे जगह पहुंचाने में, उसके उपयोग में, उद्योग आदि में बहुत 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 फ़ायदा होता है। विकास बहुत तीव्र गति से होने लगता है और यही हुआ। मात्र 28 वर्षों में 1917 से 1945, 28 वर्षों में सोवियत संघ ने बहुत प्रगति की। इतना विशाल होते हुए उसने इस विशालता को एक कमज़ोरी ना मानते हुए बल्कि उसे एक बहुत बड़ा एसेट माना, उसे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माना और उसके फ़ायदे उठाते हुए वहाँ के शासकों ने, जिसमें लेनिन थे, फिर उसके बाद स्टालिन आया, जोसेफ स्टालिन, जिनका जिक्र और आगे होगा, इन लोगों ने सत्ता में रहते हुए सोवियत संघ की ताकत को बढ़ाने में जी जान लगा दी और 1945-1947 आते आते सोवियत संघ, जैसा मैंने बताया, विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया था अमेरिका के बाद। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सोवियत संघ एक बिल्कुल नया देश था और उसने कुछ विकास के कुछ ऐसे फॉर्मूले अपनाए थे जिसको लेकर वह मात्र 28-30 साल में बहुत ऊपर पहुंच गया। उस योजनाबद्ध तरीके से विकास, यह उसका मूल मंत्र था और इस योजनाबद्ध तरीके से विकास के मूल मंत्र को लेकर उसने बड़ी तीव्र प्रगति की और मात्र अंदरूनी विकास ही नहीं किया बल्कि बाहर भी उसने अपना साम्राज्य बनाया। बाहर के भी कुछ देशों को उसने अपने कब्जे में लिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ कारणों से दुनिया में दूसरी ताकत बन गया। अगले बिंदु पर अब हम चलें तो अगला बिंदु है प्रथम होने की दौड़, दुनिया में पहली ताकत बनने की दौड़।